नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों के भेद, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझ लेते हैं। स्वर के प्रकार। कल हम अध्ययन कर रहे थे मात्रा व उच्चारण के आधार पर। हमने पहला पढ़ा ह्रस्व स्वर, इसको मूल स्वर कहा जाता है। इसमें 4 स्वर आते हैं जिसका संधि विच्छेद नहीं होता। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसको संधि स्वर कहा जाता है। इसमें 7 स्वर आते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब देखो ये जो लास्ट के हैं ए, आई, ओ, औ, इसको क्या है, यानी संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था प्लुत स्वर, जिसका हमने उदाहरण लिया था ओ, यानी इसको लंबे समय तक बोलना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद। पहला हमारा होगा जातीय स्वर, दूसरा होगा विजातीय स्वर। अब देखो जातीय स्वर में एक समान स्वर आते हैं, जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ये समान स्वर आते हैं। विजातीय स्वर में असमान स्वर आएंगे, ए प्लस ई, ए प्लस ऊ। इस प्रकार ये विजातीय स्वर होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। अब हमारा जो स्वर का चैप्टर था वो खत्म होता है, हम नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, व्यंजन। अब देखो व्यंजन के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जानेंगे। व्यंजन यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे
कै का उच्चारण करते हैं कै प्लस ए, यानी ये जो व्यंजन है ये ए की सहायता से बोला जाएगा, ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 33। ये कौन कौन सी होती है समझते हैं? कै, है, गे, घे, कै वर्गनी। अब देखो इसमें ये जो अड़ा है, अब ये बिंदी लगी हुई, इसका अर्थ भी हम जानेंगे। इसको पंचमाक्षर कहते हैं, पंचमाक्षर। इसके बाद में है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ऐ। इसके बाद में है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ध, न। इसके बाद में हम प वर्ग लेते हैं, प, ठ, ब, भ, न। ये 25 वर्ण माने गए हैं, ये वर्गीय वर्ण होते हैं, वर्गीय वर्ण। इसमें 25 यानी कै से लेकर मैं तक वर्ण आते हैं, 25 वर्ण है। अब देखो ये जो बिंदी लगी हुई है, इसको एक बार हम समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो खड़ी रेखा है इसको क्या बोलते हैं, और इस रेखा को क्या बोलते हैं? देखो इस रेखा को हम बोलेंगे शिरोरेखा, और इस रेखा को खड़ी पाई। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसका अध्ययन नहीं किया। ये जो बिंदु वर्णों के पहले लगते हैं, वर्णों के बाद में लगती है, वर्णों के ऊपर बिंदी लगती है और वर्णों के नीचे बिंदी लगती है, इसका क्या अर्थ होता है हम ये समझेंगे अलग अलग रूप से। अब देखो, एक तो यहाँ बिंदी लगती है, एक वर्ण की आगे बिंदी लगती है, और एक इसके नीचे लगती है, और एक इसे छे। ठीक है, यहाँ और इसके आगे, वर्ण के नीचे और वर्ण के पीछे, इन 4 बिंदुओं का क्या चक्कर है ये समझते हैं। जैसे हमने लिया है, अब ऊपर हमने ये अनुस्वार लगा दी, ये बिंदी लगा दी, इसको हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ठीक है, जो स्वरों के ऊपर ही लगाया जाता है। अब देखो इसके आगे हमने बिंदी लगा दी, मान लो जैसे ये बै है और इसके आगे हमने ये बिंदी लगाई, तो क्या हो गया? अड़य हो गया। लेकिन इसको बोलते क्या है? इस बिंदी को हमें तो ये समझना है कि इसको बोलते क्या है। देखो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। एक नाम इसका पंचमाक्षर है। ठीक है,
लेकिन इसके नीचे बिंदी हम लगा रहे हैं, तब इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा ताड़नजात। दूसरा इसका नाम होगा उत्क्षिप्त, और तीसरा इसका नाम होगा फेंका हुआ। जैसे ये ड है और ये बिंदी लगाते हैं, इसको अड़ बोलते हैं, और ये ढ से ढक्कन, इसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं तो अड़ है, यानी ये फेंका हुआ वर्ण हो गया। ठीक है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इस बिंदी का। अब देखो, इसको ताड़नजात, उत्क्षिप्त, फेंका हुआ, और एक इसको द्विगुण भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरा गुण धारण कर लिया। ठीक है। अब देखो, ये बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह अरबी फारसी शब्दों में ये लगाया जाता है। अरबी फारसी शब्दों में ये लगाया जाता है। अरबी फारसी भाषा अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, लेकिन दोनों भाषाओं की लिपि एक है। दोनों भाषाओं की क्या है? लिपि एक समान है। ठीक है। अब देखो, ये अरबी फारसी शब्दों में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम जानेंगे। एक तो क्या आएगा? एक है, एक ग, एक आएगा है, और एक ज आएगा। ये 5 वर्ण है, ये अरबी फारसी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में मुख्य रूप से है और जय को ही माना गया है। लेकिन हिंदी भाषा के पाणिनि राजा श्री प्रसाद सिंह ने इन 5 वर्णों को ही क्या माना है? अरबी फारसी शब्द। ठीक है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे व्यंजन के भेद। पहला, स्पर्श व्यंजन। यह हमने पढ़ा। इसमें 25 वर्ण आते हैं, कैसे मैं तक। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको बोलते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श करे, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें ये र ल वह वर्ण आते हैं। अब देखो, ये और वह, इसको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको बोलते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें ये 4 वर्ण आते हैं मुख्य रूप से, और इन चारों में भी ये और वह अर्ध स्वर माने गए हैं। इसके बाद में है उष्ण व्यंजन। यहाँ उष्ण का अर्थ होगा गर्म। इसमें स है।
स, स है, यानी ये 4 वर्ण आते हैं। अब देखो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से गर्म हवा निकले उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जब हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, वो भी क्या है, रगड़ और घर्षण से, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ये अध्ययन हेतु या सरलता के आधार पर थे। अब हम पढ़ेंगे घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। पहला होगा अपना अघोष, दूसरा होगा सघोष, इसको घोष भी बोल सकते हैं। अब देखो अघोष क्या होता है। अघोष 2 पदों से बना है, अ धन घोष। घोष यानी कंपन, आवाज। ए का मतलब यहाँ नहीं, यानी आवाज नहीं या कंपन नहीं, कंपन नहीं होता। वे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आएंगे पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग में से पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। और 3 वर्ण आएंगे उसमें स, यानी इसमें कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण आते हैं। अघोष में कितने वर्ण आएंगे? 13 वर्ण आएंगे। जैसे पहला दूसरा का मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, प, त, थ और प, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने हो गए? 10 हो गए और 3 ये। इस प्रकार से ये 13 वर्ण बने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सघोष या घोष। सघोष, स धन्य घोष। स का अर्थ साथ में, घोष आवाज या कंपन, यानी आवाज के साथ जिसमें कंपन होता है। इसमें जो शेष वर्ण बच गए वो आएंगे सघोष में। जैसे पहला दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ, वर्ण, परस में सभी सवर। तो कितने वर्ण हो गए? 5 15 है, अंतस्थ और इसके साथ में है भी आएगा, ठीक है। 5 वर्ण ये हो गए। अंतस्थ में 4, ये, र, ल, व और ये है। 5 वर्ण हो गए। 5 प्लस 11 सवर कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए, ठीक है ना। सघोष में कितने वर्ण आते हैं? 31 वर्ण आते हैं,
ठीक है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। दो भेद माने गए हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण। अल्प थोड़ा, प्राण वायु, महा अधिक, महाविशेषण, महाविशेषण लगा हुआ है, और प्राण यहाँ दोनों का समान अर्थ है वायु से। ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्प प्राण में। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, प्लस में अंतस्थ, इसके बाद में आएंगे 11 स्वर। कुल कितने हो गए? 15 और ये 4 वर्ण ये हो गए 19, 19 से 11 30 वर्ण आएंगे, जिनको बोलते समय मुख से वायु कम निकले। ठीक है ना, वह होता है अल्पप्राण। इसमें 30 वर्ण आएंगे। इसके बाद में महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद में उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन। अब इसका मतलब दूसरा और चौथा, जैसे क वर्ग में है और घ। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य वर्गीय वर्णों में भी दूसरा चौथा, तो 10 तो ये हो गए, प्लस में उष्म व्यंजन 4 हो गए, 14 वर्ण आते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। के आधार पर व्यंजनों के भेद। पहला हम लेंगे स्पर्शी व्यंजन। इसमें 16 वर्ण आते हैं। क वर्ग के पहले 4 वर्ण च को हम छोड़ेंगे, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। इस प्रकार की क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पहले 4 वर्ण लेंगे। इस प्रकार से ये 16 वर्ण होते हैं। इसके बाद में स्पर्शी व्यंजन की बाद में हम लेंगे संघर्षी व्यंजन। इसमें उष्म व्यंजन आते हैं, स है। और अरबी फारसी शब्द भी इसमें ले लेते हैं, जैसे क है, ग, ज है, लेकिन मूल रूप से यही आते हैं। इसके बाद में है स्पर्श संघर्षी। इसमें हमने चय को छोड़ दिया था, चय वर्ग को। चय वर्ग के पहले 4 वर्ण। ठीक है। इस प्रकार से 4 वर्ण आ गए। इसके बाद में है नासिके।
इसमें 5 वर्ण आते हैं, सभी पंचमाक्षर। पांचवा है संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजनों में ये और वह, ये दोनों आते हैं, जिनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद में परकंपित व्यंजन में र आएगा। और 7वां हमारा भेद होगा पार्श्विक। इसमें ल व्यंजन आएगा। और 8वां हमारा होगा ताड़न जात। ताड़न जात में अढ़, जिनको हम दीर्घ भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं और फेंके हुए वर्ण भी बोलते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ की चोट लगती है, तब ऐसे लगते हैं कि हमने इसको फेंक दिए हैं, इन वर्णों को। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।